आज का हमारा लेक्चर पुराने लेक्चर की कंटिन्यूटी पर मबनी है, जो कि था डेविसन-जर्मर एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट ने असल में ये कंफर्म किया था कि जो मैटर पार्टिकल्स हैं जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, ये बिहेव करते हैं एज वेव्स जब ये मूव कर रहे हों, जबकि जो वेव लेंथ है वो असल में एक वेव की प्रॉपर्टी है, जबकि जो मोमेंटम है वो एक्चुअली पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी है। जबकि वेवलेंथ हम कहते थे दो मुसलसल क्रस्ट के बीच का फासला, जबकि मोमेंटम हम कहते हैं मैस इन मोशन को। तो वेव प्रॉपर्टी लैम्डा जो कि वेवलेंथ थी वो बराबर थी असल में एच अवर आपके पास एच जो कि प्लैंक कांस्टेंट डिवाइड बाय पी जो कि मोमेंटम है, जो कि पार्टिकल की प्रॉपर्टी है। उसके बाद हमने जो डेविसन-जर्मर एक्सपेरिमेंट था उसका कंप्लीट सेटअप देखा था, जिसमें हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन गन थी। इलेक्ट्रॉन गन से क्या किया गया कि इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करवाया गया, फिर वो कॉलीमेटर से पास हुए ताकि इलेक्ट्रॉन्स फोकस हो सके। फिर उन्होंने जाकर निकल क्रिस्टल को हिट किया, वहां से वो असल में डायफ्रैक्ट हुए, और वो जो डायफ्रैक्टेड इलेक्ट्रॉन बीम थी वो हमने यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर लगाया था, और वो जो डिटेक्टर था उसमें हमारे पास एक मूवेबल कलेक्टर था जो कि ये बता रहा था कि किस पोजीशन पर कितने इलेक्ट्रॉन्स कलेक्ट हो रहे हैं, और गैल्वेनोमीटर से जो करंट की रीडिंग से हमें पता चल रहा था कि कितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स किसी एक पॉइंट पर आकर स्ट्राइक कर रहे हैं, और मैक्सिमम डायफ्रैक्शन असल में उस पर्टिकुलर एंगल पर फिर हो रही होगी। तो आज हमने वेवलेंथ को कैलकुलेट करना है इन टर्म्स ऑफ अप्लाइड वोल्टेज। तो यहाँ पर वो जो अप्लाइड वोल्टेज होगा हमारे पास वो असल में वेरिएबल वोल्टेज है, जो कि हम यहाँ से रियोस्टेट से क्या कर रहे होंगे, वो एक्चुअली कंट्रोल कर रहे होंगे। और रियोस्टेट क्या करता है कि करंट के फ्लो को क्या करता है, वो एक्चुअली कंट्रोल करता है रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेंज करके। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो बैटरी वर्क कर रही है, ये जो रियोस्टेट यहाँ पे वर्क कर रहा है चार्ज के ऊपर, और वो चार्ज क्या कर रहा है, उसकी वजह से चार्ज एक्चुअली एक्सेलरेट कर रहा है, यानी कि वो मोशन गेन कर रहा है, और मोशन गेन करने की वजह से असल में कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो वर्क डन हो रहा है ऑन चार्ज वो असल में हमारे पास बराबर होगा W, और ये जो वर्क डन है ये असल में किस पर हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स पर। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और किसकी वजह से हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से, और वो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, वो V है। अभी जो वर्क डन हुआ इन चार्जेस पर जो कि टंगस्टन फिलामेंट से निकले थे, तो वो पार्टिकल्स एनर्जी गेन करेंगे, और एनर्जी ड्यू टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स असल में कौन सी होती है, काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वर्क डन हुआ होगा ये उसके साथ साथ किसके बराबर है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी कि जो बैटरी ने वर्क किया है चार्ज पर वो किसके बराबर है, वो एक्चुअली चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर भी है। यानी कि जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स है, यानी कि उन पार्टिकल्स की जो स्पीड है वो एक्चुअली क्या होगी, वो इंक्रीज होगी, जिसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, वो इंक्रीज होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास तो फिक्स है ना। तो अब जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है वो असल में हमारे पास बराबर होता है फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो K डॉट ई एफ लिख लेते हैं जो कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी है, माइनस K डॉट ई जो कि एक्चुअली साथ यहाँ पे I लिख लेंगे। I का मतलब यहाँ पर क्या है, इनिशियल, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, और ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी। अब शुरू में हम मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स क्या थे, वो स्टेशनरी थे। तो जब स्टेशनरी होते हैं तो आपको ये पता है कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है एक्चुअली वो हमारे पास वो काइनेटिक एनर्जी जो कि इनिशियल है, मतलब कुछ वो आपके पास बराबर होगी K डॉट ई लिख लेते हैं, यहाँ पे I लिख लेते हैं, और वो बराबर होती है 1/2, ये एक कांस्टेंट नंबर है, मास ऑफ पार्टिकल जिसकी आप मोशन देख रहे हैं या जिसकी काइनेटिक एनर्जी को आप स्टडी कर रहे हैं, और साथ क्या आ जाएगा VI जो कि इनिशियल वेलोसिटी है। तो इनिशियल वेलोसिटी चूंकि अभी इन पार्टिकल्स के हम ये मान रहे हैं कि वो जीरो है, इस वजह से इन पार्टिकल्स की जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगी वो भी असल में कितनी होगी, वो फिर क्या होगी, वो एक्चुअली जीरो होगी। तो फिर आपके पास जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है वो असल में बराबर है फाइनल काइनेटिक एनर्जी के, जिसको फिर हम खाली लिख सकते हैं K डॉट ई लिख सकते हैं, या K डॉट ई एफ लिख सकते हैं। और वो जो फाइनल स्पीड जो मोशन की वजह से जो स्पीड है इन पार्टिकल्स ने जो गेन की है, या वर्क डन जो बैटरी ने किया इन चार्जेस पर जिसके से मोशन में आए हैं, तो वो एक्चुअली जो स्पीड है वो स्पीड हम मान लेते हैं कि वो एक्चुअली V है। तो यहाँ पे इसको फर्क करने के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि V क्या है, ये एक्चुअली हमारे पास स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, जबकि जो कैपिटल V है ये एक्चुअली वोल्टेज है जो बैटरी से सप्लाई किया जा रहा है। इसका मतलब है यहाँ पर अब हम क्या कर सकते हैं, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर आ गई, हमारे पास K डॉट ई, और साथ क्या आ जाएगा F जो कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी है, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी अब यहाँ पर हम ये करेंगे, इस डेल K डॉट ई की जगह यहाँ पर असल में हम ये जो K डॉट ई एफ है उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। अब जो बैटरी वर्क डन कर रही है वो असल में बराबर है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। तो अब हम इस इक्वेशन को नाम दे देते हैं इक्वेशन 1 का, जबकि जो सेकंड इक्वेशन है हमारे पास ये वाली, इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 2 का। अब हम
अब चूंकि वर्क डन ऑन चार्ज बाय बैटरी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो फिर हम ये कर सकते हैं कि जो EV है यानी कि जो वर्क डन बैटरी ने किया है चार्ज पर, वो असल में बराबर लिख सकते हैं किसके, जो काइनेटिक एनर्जी में चेंज आया है। और जो काइनेटिक एनर्जी में चेंज आया है वो K डॉट आपके पास EF फाइनल उसकी वैल्यू निकल कर आई है, और वो कितनी है 1/2, यानी कि 1/2 जो कि मैस 1/2 कांस्टेंट नंबर, जबकि m जो कि मैस है किसका, एक इलेक्ट्रॉन का, जबकि जो स्पीड इलेक्ट्रॉन्स ने गेन की है वो फाइनल वेलोसिटी जो है या फाइनल स्पीड उनकी, वो हम अभी क्या कह रहे हैं, वो v है, और यहाँ पे उसका स्क्वायर आ जाएगा 7। काबिले गौर बात यहाँ पर ये जो v है ये एक्चुअली आपके पास वोल्टेज है, जबकि ये जो v है ये एक्चुअली आपके पास स्पीड है, ये ध्यान रखना है। जबकि me क्या है, ये एक्चुअली हमारे पास मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो मैस लिख लेते हैं किसका, इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन के लिए मैं E के ऊपर सिर्फ यहाँ पे माइनस साइन डाल रहा हूँ, जबकि E क्या है, ये एक्चुअली आपके पास चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब ये तमाम कैलकुलेशन करने का यहाँ तक मकसद ये कि आपके पास सबसे पहले हमारा जो मकसद है, जो मेन पॉइंट है वो डिस्कशन का, कि वो ये है कि एक्चुअली हमने सबसे पहले मोमेंटम निकालना है पार्टिकल्स का। जब वो मोमेंटम निकल आएगा हमारे पास इन पार्टिकल्स का यानी कि इलेक्ट्रॉन्स का, उस मोमेंटम को हम असल में सब्सिट्यूट करेंगे जो डी ब्रॉगली का हाइपोथेसिस था, लैम्डा इज इक्वल टू h/p, यहाँ पर उसकी वैल्यू पुट करेंगे, तो वहाँ से जो वेवलेंथ है हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स की, वो एक्चुअली निकल कर आ जाएगी किसकी टर्म्स में, अप्लाइड वोल्टेज की टर्म्स में। तो सबसे पहला मकसद ये है कि मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कैलकुलेट करना है वोल्टेज की टर्म्स में, फिर वहाँ से जो वैल्यू निकलेगी उसको पुट करना है डी ब्रॉगली की इक्वेशन में। चलें सबसे पहले PE जो कि मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन है, सबसे पहले उसको फाइंड करते हैं, और वो हमारे पास फाइंड होगा एक्चुअली इसी एक्सप्रेशन से। इस एक्सप्रेशन में अगर आप देखें, चलें इसको नाम भी दे देते हैं, इसको इक्वेशन 3 का नाम दे देते हैं, और अब ये करते हैं कि इस इक्वेशन 3 में ये जो 2 इधर डिवाइड होता जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो आपके पास ये आ जाएगा 2 टाइम्स एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो कि E है अभी लिख रहे हैं, और वोल्टेज उसको जो सप्लाई किया जा रहा है वो V है, जो कि बराबर आ जाएगा आपके पास मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि me है, और v जो कि स्पीड है जिसके साथ इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, वो मूव कर रहे हैं, तो यहाँ पर v का स्क्वायर। अब आप ही जानते हैं कि जो मोमेंटम है इसको असल में हम कहते हैं मैस इन मोशन, यानी कि कोई चीज़ यानी कि कोई ऑब्जेक्ट जिसका कोई मैस हो और वो जिस रफ्तार के साथ मूव कर रहा हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसका मोमेंटम। तो चूंकि मोमेंटम हमारे पास मैस इन मोशन है, और ये प्रोडक्ट होता है आपके पास किसका, मैस और वेलोसिटी का, तो जो मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन है हमारे पास PE, वो एक्चुअली आ जाएगा किसके बराबर, मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन टाइम्स जिस वेलोसिटी के साथ वो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। अब अगर आप इस एक्सप्रेशन को देखें और आप गौर करें इस वाली टर्म पर, तो आपको एक चीज सिमिलैरिटी नजर आ रही होगी कि यहाँ पर एक्चुअली v स्क्वायर तो है, चले यूं कर लेते हैं कि मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी मौजूद है और v भी मौजूद है, लेकिन एक चीज ये हम करेंगे कि यहाँ पर हम एक्चुअली मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन को दोनों जाने मल्टीप्लाई करवा देंगे, ताकि यहाँ पर हमारे पास मोमेंटम का स्क्वायर बन सके। अदरवाइज ये होगा कि खाली ये जो v स्क्वायर है इसको हम लिख सकते हैं v टाइम्स v लिख सकते हैं, तो एक मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन जब वेलोसिटी के साथ मल्टीप्लाई होगा वो तो मोमेंटम बना देगा, लेकिन फिर एक साथ v बच जाएगा, तो उस चीज को v को अवॉइड करने के लिए हम क्या करेंगे कि मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन को मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों जानिब, ताकि मोमेंटम का स्क्वायर हमारे पास राइट साइड पे बन सके। तो अब हम इस इक्वेशन को नाम दे देते हैं इक्वेशन 4 का, और इस इक्वेशन 4 को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन से दोनों साइड्स। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि मल्टीप्लाई इक्वेशन 4 बाय मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो अब आपके पास आ जाएगा 2 टाइम्स एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, साथ हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि me है, साथ v जो कि अप्लाइड वोल्टेज है, बराबर आ जाएगा आपके पास me, जब me से मल्टीप्लाई होगा, चलें इसको पूरा लिख लेते हैं एक दफ़ा, यहाँ पर आपके पास ये me आ गया, साथ क्या आ जाएगा v का स्क्वायर। ये me वही वाला है और वो ये me वो वाला जो आपने मल्टीप्लाई किया है, तो me जब me से मल्टीप्लाई होगा तो ये असल में बन जाएगा me का स्क्वायर। तो मैं यहाँ से इसको मिटा देता हूँ और यहाँ पे इसका क्या कर देता हूँ, अब स्क्वायर कर देता हूँ, क्योंकि स्टेप में पूरा एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब इसको थोड़ा सा अरेंज करके हम ये कर लेते हैं कि इसको थोड़ा सा लेफ्ट पे लिख लेते हैं यहाँ पर। तो अब आपके पास एक स्टैंडर्ड या बेहतर फॉर्म बन गई है हमारे पास इस इक्वेशन की। अब यहाँ से अगर हम गौर से देखें तो आपके पास ये इस जो राइट हैंड साइड पे हमारे पास एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, चूंकि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, तो हम ये कर सकते हैं कि राइट हैंड साइड को पहले लिख सकते हैं, और चूंकि ये me का भी स्क्वायर है और v का भी स्क्वायर है, तो इसको हम लिख सकते हैं me टाइम्स v का होल स्क्वायर, जो कि बराबर आ जाएगा आपके पास 2 टाइम्स
चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि ई है, उसका भी हम मैग्नीट्यूड ही कंसीडर कर रहे हैं, यानी कि नंबर सिर्फ उसका, साथ क्या आ जाएगा अप्लाइड वोल्टेज जो कि वी है। अब ये क्या बन जाएगा, ये असल में पी स्क्वेयर बन जाएगा, साथ यहाँ पे क्या आ जाएगा ए जो कि मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन का स्क्वेयर है, और साथ क्या आ जाएगा 2 टाइम्स एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, साथ आ जाएगा हमारे पास मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और साथ आ जाएगा अप्लाइड वोल्टेज जो कि हम कैपिटल थोड़ा सा वी करके लिखते हैं ताकि समझ रहे। अब इस स्क्वेयर को खत्म करने के लिए हम दोनों जानिब क्या करेंगे कि वो स्क्वेयर रूट ले लेंगे। तो फिर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टेकिंग स्क्वेयर रूट ऑन बोथ साइड्स। जब हम दोनों तरफ स्क्वेयर रूट लेंगे तो जो पीई का स्क्वेयर है हमारे पास वो एक्चुअली बराबर आ जाएगा, ये इसी तरह नीचे आ जाएगा। और अब हम इसका स्क्वेयर रूट लेना था, तो स्क्वेयर रूट लेने के लिए हम क्या करेंगे, चले मैं इसको थोड़ा सा कलरफुल से कर लेते हैं ताकि चीज़ें थोड़ी सी वाज़ह नज़र आए। तो आपके पास ये इसको स्क्वेयर रूट ले लिया हमने यहाँ पर, और इसी तरह स्क्वेयर रूट का मतलब होता है पावर आपने 1/2 लेनी है। तो जब वो पावर 1/2 होगी या इसका स्क्वेयर रूट का सिंबल डाल दें तो ये स्क्वेयर रूट से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन है यानी कि पीई वो हमारे पास वोल्टेज की टर्म्स में निकल कर आ चुका है, जो कि एक्चुअली 2 टाइम्स स्क्वेयर रूट आपके पास आ जाएगा एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो कि 2e, उसके बाद मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और अप्लाइड वोल्टेज जो कि कैपिटल V है। अब यहाँ ये नजर आ रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम है वो स्क्वेयर रूट टाइम्स डिपेंड कर रहा है किस पर, वोल्टेज पर। इसका मतलब ये हुआ कि एक्चुअली अगर वोल्टेज इंक्रीज करेगा 20 से मिसाल के ऊपर 30 होता है, तो आपके पास जब वोल्टेज इंक्रीज करेगा तो जो मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो भी क्या करेगा, वो एक्चुअली इंक्रीज करेगा, लेकिन वो इंक्रीज एक्चुअली स्क्वेयर रूट टाइम्स करेगा। स्क्वेयर रूट का मतलब पावर 1/2। और यहाँ से एक्सप्रेशन से नजर आ रहा है कि दोनों एक दूसरे के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इस वजह से मैं दोनों के लिए यहाँ पर क्या लगा रहा हूँ, अप एरो, यानी कि दोनों इंक्रीज करेंगे। और आसानी के लिए आपके लिए यहाँ पे लिख देता हूँ कि जो पीई है यानी कि मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, स्क्वेयर रूट टाइम्स ऑफ द वोल्टेज ऑफ जो अप्लाइड वोल्टेज होगा। जबकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज और जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये तो फिक्स नंबर ही है हमारे पास। इसी चीज़ को हम दूसरे अंदाज में भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं, वो ये है कि जैसे जैसे हम अपना अप्लाइड वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे तो जो वर्क डन चार्ज पे बैटरी कर रही होगी वो बढ़ता जाएगा, जिसकी वजह से जो स्पीड पार्टिकल्स गेन कर रहे होंगे वो बढ़ती जाएगी, जिसका मतलब ये होगा कि जो काइनेटिक एनर्जी है जो कि मोशन की वजह से होती है वो बढ़ती जाएगी। और जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो फॉर अ फिक्स्ड मास आपके पास जो मोमेंटम है वो भी एक्चुअली क्या करता है, वो इंक्रीज करता है। और ये चीज़ आप इस एक्सप्रेशन से भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच का जो रिलेशन है वो k डॉट ई इज इक्वल टू क्या होता है, p स्क्वेयर आवर 2m। फॉर अ फिक्स्ड मास आपके पास स्पीड इंक्रीज करने से जो काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ती है वोल्टेज सप्लाई करने से, तो आपके पास जो मोमेंटम है एक्चुअली वो भी क्या कर रहा होगा, वो इंक्रीज कर रहा होगा। अब हम चूंकि मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर चुके हैं, तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम ये करेंगे कि यही जो मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू है ये असल में हम सब्स्टिट्यूट बैक करेंगे उस जो डेविसन जर्मन जो डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस जो कि क्लेम करता था, जिसने क्लेम किया था कि आपके पास जो मैटर पार्टिकल्स हैं वो बिहेव करते हैं एज वेव्स, तो उसका जो एक्सप्रेशन था जो कि रिलेट कर था लैम्डा इज इक्वल टू h/p। तो इस p की जगह हम वो मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन पुट करेंगे और वहां से हमारे पास जो करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ होगी एक इलेक्ट्रॉन की वो निकल कर आ जाएगी। फिर आप यही एक्सपेरिमेंट किसी और पार्टिकल के लिए रिपीट कर सकते हैं, बस वहां पर ये होगा कि मोमेंटम उस पार्टिकल का आ जाएगा। जैसे कि अगर इलेक्ट्रॉन की बजाय मिसाल के तौर पे प्रोटॉन होता, तो जो मोमेंटम का एक्सप्रेशन होता उसमें आपके पास यहाँ पर जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन था इसकी जगह क्या आ जाएगा, मास ऑफ प्रोटॉन। जो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है वो असल में एक प्रोटॉन का चार्ज होता है। तो आपके कंट्रोल में सिर्फ अब क्या रह जाता है, वोल्टेज ही रह जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज, पार्टिकल का चार्ज और जो मास होता है वो असल में फिक्स है। तो जो बकिया डिटेल्स है फिर अब हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। तो आज हमने डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ा।